AK वाजपेयी जी, लेकिन चिराग पासवान भी अगर खुद को आगे रखकर, क्योंकि मौजूदा वक्त में ऐसा देखा जा रहा है और मैंने खबर खुद आप LJPR के सूत्रों के हवाले से निकाली थी कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो कह रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास नहीं हुआ है जैसा कि अपेक्षित होना चाहिए था। तो अगर ये बातें चिराग पासवान की ओर से कही जाएंगी तो अपनी ही सरकार पर निशाना साधेंगे ना। फिर वहां पर गरीब, दलित, खुद वो जिस जाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उनकी जिंदगी क्यों बेहतर नहीं हुई, ये पलटकर आप ही लोगों से सवाल पूछा जाएगा। वाजपेयी साहब कैसे जवाब देंगे आप? नहीं, उसके लिए काम जारी है। दलितों के उत्थान के लिए जो सरकार कर रही है, इससे ज्यादा लालू की सरकार ने नहीं किया होगा, माफ करना। और मोदी जी की सरकार भी कर रही है। उसका मुझे एक एग्जांपल याद आता है। आपको याद होगा 2019 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया था, इनफेक्टिव बना दिया था। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे तब मौजूद, उन्होंने फौरन जाके मोदी जी से बात की। मोदी जी ने इस बात को समझा और पार्लियामेंट में लाके कानून को एज इट इज किया। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। दलितों की चिंता दलित समाज से आने वाले नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को नहीं होगी तो और किसको होगी? और उन्हीं के एजेंडा को उनके पुत्र चिराग पासवान बिहार में लागू कर रहे हैं। देखिए, बिहार की स्थितियां बदली हैं पहले से। अगर तुलना करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये लोग अभी भी क्लेम कर रहे हैं अभी भी तो हम लोग सत्ता में पलायन होता है। क्या बदल गया बिहार में AK वाजपेयी जी? मजदूरों का कितना पलायन होता है देश में सबसे ज्यादा? अगर मैं कहीं गलत होंगी मुझे बताइएगा। बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम आता है। क्यों नहीं रोक पाने में इसको कामयाबी मिली है? नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं वहां पर। पिछले 3 से 5 सालों का डाटा उठा के देखिए। 1 करोड़ जो आदमी जाता था वो अब जाना रुक गया कोरोना के बाद। तो ये मत कहिए कि अब पलायन जारी है। पलायन पर रोक लग रही है। हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रयास जारी हैं और डबल इंजन की सरकार है। देखिए, बात को समझना पड़ेगा क्योंकि वहां की जनता महसूस कर रही है। हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, हर घर नल से जुड़ा हुआ है। पहले जो बाढ़ का सिलसिला था उसमें भी रोक लगाने का प्रबंधन किया जा रहा है। 30,000 पार्टी के बता दे कि चिराग पासवान अपने मंत्रालय में कितने दलितों को रोस्टर के तहत कितने लोगों को भरने का काम किया, कितने लोगों को नौकरी दिया। ठीक है, आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। सवाल पूछ रहे एंकर साहब हैं क्या? आपका सवाल पहुंच गया, पूछ लेती हूँ। कुमार परवेज जी भी प्रवक्ता CPI-ML के बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनके पास जाना है। उसके पहले आप अपनी वाजपेयी जी अपनी बात पूरी करें। क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, हमारा सीधा कहना यह है कि अगर एक सेकंड सुनिए, ये जंगल राज, अपहरण उद्योग, नरसंहार, चरवा विद्यालय, चारा खाने वाले लोग, जमानत पे रहने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग, ऐसे लोगों को सरकार में लाना चाहिए। अरे 20 सालों से तो आप ही लोग हैं। कब तक 20 साल पुरानी बातें आप कहते रहेंगे? 20 सालों से तो आप ही की सरकार है ना। नीतीश जी मुख्यमंत्री है, जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो ना कंपेयर किससे करेंगे? जो क्लेमेंट होगा, जो सत्ता की दौड़ में होगा, उसका जनता वहां की जानती है। इन चीजों को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने देखा है वो राग, इसीलिए इनको बाहर रखा हुआ है। और जहां तक हमारा सवाल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का सिद्धांत पे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और काम जारी है। पहले 68,000 करोड़ का बजट होता था लालू के टाइम में, अब कितना 3.5 लाख करोड़ का बजट हो गया। बिहार दूसरे नंबर का राज्य बनने वाला है, GDP सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हम तो लगे हुए हैं, जेन्युइन तरीके से लगे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि जनता बार बार हमको जिताती है। और एनडीए ने टारगेट फिक्स किया हुआ है 2025 GDP देश में सबसे ज्यादा आप गिना रहे हैं बिहार का। बिल्कुल रिकॉर्ड देख लीजिए, 11.5 पे रही थी, उसके बाद कम हुई थोड़ी सी, अभी भी हाईएस्ट है, बिहार की GDP। देखिए, बिहार के पैरामीटर्स बदल रहे हैं। बिहार में क्राइम भी हम कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। पहले FIR रजिस्टर्ड नहीं होती थी, अब 100% FIR रजिस्टर्ड होती है। पहले चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, अब 95% चार्जशीट फाइल होती है। ये बदलाव है, ठीक है, ये नीतीश कुमार ने बदलाव किया है और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में बिहार को बहुत फायदा मिल रहा है कुमार परवेज जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही हुंकार भर के अब वो वहां से सीधे उड़ीसा पहुंच गए। चित्रा जी, साथ को आज क्या भाजपा और जदयू के प्रवक्ता भी बिहार के विकास की दुहाई दे रहे थे।
नीतीश सरकार की ही रिपोर्ट है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसकी आप भी चर्चा आपने किया। 94 लाख परिवार 6,000 रुपया से कम आमदनी पर जिंदा है। यदि इसको हम बढ़ा करके 10,000 रुपया कर दें प्रति माह, जो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, तो लगभग 2/3 बिहार की आबादी भयानक गरीबी में जी रही है। ये आशा कार्यकर्ताओं को क्या देते हैं, आंगनवाड़ी को क्या देते हैं, जीविका कार्यकर्ताओं को क्या देते हैं, स्कीम वर्कर्स को ये क्या देते हैं, यह तो पूरा बिहार जानता है। नीति आयोग की रिपोर्ट इन्हीं की रिपोर्ट है, जिसमें बिहार विकास के सूचकांक पर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। अब ये प्रवक्ता सही बोल रहे हैं या इनकी रिपोर्ट सही बोलती है, ये तो खुद बताएंगे, लेकिन बिहार की जनता इनकी बात को समझ रही है। 20 साल का वक्त बहुत होता है। आज प्रधानमंत्री ने पलायन की चर्चा की। कोरोना काल में बिहारी प्रवासी मजदूरों की क्या दुर्गति बिहार सरकार ने की, उसको तो पूरा देश ने देखा। और 20 सालों से आप पलायन नहीं रोक पाए और 2005 के पहले की दुहाई देते रहते हैं। उनके लिए कौन सा रोजगार आपने बिहार में खड़ा किया, कौन सा उद्योग आपने बिहार में खड़ा किया? केवल हाईवे बना करके, हाईवे तो बड़े लोगों के लिए है, सामान लाने पहुंचाने के लिए है। उद्योग कितने आपने खड़ा किए, इसका कोई जवाब नहीं देते। कदवन जलाशय का निर्माण नहीं हुआ है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यही जदयू के लोग मांगा करते थे, आज चुप हो गए, आज उन्होंने पीछे मुंह मोड़ लिया है। तो एक डबल इंजन की नहीं, डबल। मैंने तो जेडीयू की वो रैली भी कवर की है दिल्ली में, जब विशेष राज्य के दर्जे के तहत नीतीश कुमार यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो तो नीतीश कुमार की ही मांग थी। अब नहीं मांगते हैं तो खत्म हो गई। आप लोग भी तो नहीं उठाते ना कुमार परवेज जी, आप लोग भी तो इस मुद्दे को इस तरह से नहीं उठाते हैं कि बिहार के हक की लड़ाई वास्तव में उतनी मजबूती से जा पाए सरकार के भीतर। कौन सी रैली हुई आप लोगों ने बताइए? नीतीश कुमार ने तो कम से कम रैली की थी 2015 में आकर, अगर मैं सही 15 या उसके बाद की बात है, दिल्ली में जब वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। आप लोग तो वो भी करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। विशेष राज्य का दर्जा आप देखिए, हम लोग का प्रमुख डिमांड है और उसको लेकर के हम लोग लगातार लड़ते रहे। अलग बात है कि नीतीश जी पहले दिख जाते थे, अब तो उस पर भी चुप है। पटना विश्वविद्यालय, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, इसको भी इन्होंने नहीं माना। तो ये डबल धोखे की सरकार है। और जहां तक प्रधानमंत्री आकर इन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी ने जो बयान दिया था संसद के अंदर, आज तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। दिल्ली में एक दलित मंत्री के साथ जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं को लेकर के किया था, उसके साथ भाजपा ने क्या किया यह पूरा देश जानता है। इसलिए ये कोई बहस का विषय नहीं है, पूरा देश जानता है कि इनका संविधान मनुस्मृति है। और ये नागपुर से चलते भी बिहार में एक छोटी सी घटना हुई, जिसमें जदयू के एक मंत्री ने कहा कि उनके दामाद की नियुक्ति आरएसएस कोटे से हुई है। अब ये संविधान से चलते हैं, नागपुर के इशारे से चलते हैं, ये खुद बताएंगे। दलित जनसंहारों की बात हो रही थी, प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा। मारने वाले कौन थे? रणवीर सेना को संरक्षण कौन दे रहा था? अमीर दास आयोग को उस वक्त क्यों भंग किया गया जब उसकी रिपोर्ट आने ही वाली थी? किस कारण से नीतीश कुमार ने भंग किया? क्योंकि उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे। और जब भाजपा जदयू की सरकार आई तो बातें बताने मियापुर, ये जो जनसंहार है, उनके तमाम आरोपियों को सरकार ने अपनी लापरवाही से आजाद करवाया, मुक्त करवाया। ये क्या बोलेंगे? और आज कह रहे हैं ये जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो। नवादा में क्या हुआ? दलितों की बस्तियां जला दी गई। गया में क्या हो रहा है? जहां के जीतन मांझी जी आते हैं, सुन लीजिए। एक मजदूरी मांगने के एवज में संजय मांझी का हाथ काट लिया गया। जमीन पर लगातार गरीबों की बेदखली, जब से सरकार ने सो कॉल्ड भूमि सर्वे चलाया है, जगह जगह से दलितों को विस्थापित किया। राजीव रंजन जी से पहले मैं इसका जवाब लूंगी, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आऊंगी। राजीव रंजन जी, चूंकि मुख्यमंत्री आपके ही जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत सारे दलितों के ऊपर अत्याचार के मुद्दे उठाए हैं। देखिए, मुझे तो हैरानी है, आज का जो माले है ये कल का आईपीएफ है। और आईपीएफ क्या था ये बिहार की जनता भूली नहीं है। लालू यादव जी के जंगल राज और उस दौरान जो उग्रवादी संगठनों की जो अदालतें होती थी और जो इनकी भूमिका वहाँ हत्याओं और बड़े बड़े नरसंहारों में रही है, उस पाप को कुमार परवेज याद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है। दरअसल उस समय में या तो लालू जी के बाहुबलियों के यहाँ मुकदमे सुने जाते थे या लोग इनके दरबार में गुहार लगाया करते थे। कोई सरकार नहीं थी और सरकार के मुखिया लालू प्रसाद जी के आवाज से
फिरौती के लिए अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे। ये उस दौर को वापस लाना चाहते हैं। और ये किसने कहा? ये लालू जी के प्रिय साले, जो सालाराज के एक बड़े स्तंभ थे, ये सुभाष यादव ने आरोप लगाया है। देखिए बिहार ने क्या हासिल किया है। ये इन्होंने नीति आयोग की बात की, अभी वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी वो आंकड़े साझा किए। 7% की गरीबी में गिरावट आई है बिहार में। और बिहार ने तो साफगोई के साथ वो काम किया जो आप लोग वर्षों तक नहीं कर पाए। हमने अगर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा अगर साझा किए हैं तो निसंदेह उसके बाद के ये आंकड़े हैं। गिरावट लगातार जारी। और पलायन की बात आप करते हैं, 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ, कहां से पलायन के आप आंकड़े लाते हैं? बिहार रिवर्स माइग्रेशन की ओर बढ़ रहा है। 23 लाख लोग कोरोना के बाद बिहार लौटे हैं। आपकी जानकारियां अधूरी हैं और लोगों को गुमराह करने का काम केवल आप करते हैं। टेक्सटाइल से लेकर लेदर से लेकर अनेक हुनर में जो माहिर लोग थे उनको स्किल मैपिंग के जरिए उनको हुनरमंद अगर माना गया तो उसके बाद हैं 2020 के असेंबली इलेक्शन में दलित वोट किसको कितना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।